4 जुलाई 1976 युगांडा के एंतेबे एयरपोर्ट पर एक विमान उतरा। थोड़ी देर बाद काले रंग की एक मर्सिडीज और 2 लैंड रोवर गाड़ियां निकलकर टर्मिनल की तरफ आगे बढ़ने लगी। राष्ट्रपति ईदी अमीन के आने का यही अंदाज था, लेकिन युगांडा के सैनिकों को थोड़ा सा शक हुआ। उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इसकी वजह यह थी कि एक हफ्ते पहले ही ईदी अमीन ने काली की जगह सफेद मर्सिडीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। हालांकि खबरदार होने तक बहुत देर हो चुकी थी। युगांडाई सैनिकों के हाथ अपनी राइफलों तक जाते इससे पहले कार और उसके पीछे 2 लैंड रोवर गाड़ियों में बैठे इजरायली कमांडो हरकत में आ चुके थे। उन्होंने साइलेंसर लगी बंदूकों से इन सैनिकों को ढेर कर दिया। इसके बाद कमांडो उस टर्मिनल की तरफ बढ़े जहां एक हफ्ते पहले बंधक बनाए हुए इजरायली यात्रियों को रखा गया था। उन्होंने यात्रियों से लेट जाने के लिए कहा और उनसे हिब्रू में पूछा कि उन्हें बंधक बनाने वाले अपहरणकर्ता आखिर कहां हैं। यात्रियों ने हाल में खुलने वाले एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। कमांडो उधर बढ़े और जब तक अपहरणकर्ता संभल पाते तब तक उनका खात्मा हो गया था। इस बीच 3 और इजरायली विमान भी रनवे पर उतर चुके थे। इनमें से 2 में इजरायली सैनिक थे और एक बिल्कुल खाली था, जिनमें बंदूकों को वापस ले जाना था। ऑपरेशन शुरू होने के 20 मिनट बाद ही बंदूकों को खाली विमान में ले जाया जाने लगा। इस बीच युगांडाई सैनिकों की तरफ गोलीबारी तेज हो गई। हवाई अड्डे की रोशनियां बंद कर दी गई, लेकिन इजरायली कमांडो ने खुद को बड़े नुकसान से बचाते हुए इस मिशन को जारी रखा। इजरायली विमानों के एंतेबे में उतरने के 1 घंटे के भीतर ही इस दुस्साहस बचाव अभियान का सबसे खतरनाक हिस्सा खत्म हो चुका था। वापस चलने से पहले सैनिकों की गिनती की गई। इसके बाद हवाई अड्डे पर खड़े युगांडा के लड़ाकू विमान ध्वस्त कर दिए गए ताकि युगांडा के एयरफोर्स इनका पीछा न कर सके। इस मिशन के सभी 7 अपहरणकर्ता मारे गए। इसके साथ 20 युगांडाई सैनिक भी मारे गए। पूरे मिशन में इजराइल का सिर्फ 1 सैनिक मारा गया और ये लेफ्टिनेंट कर्नल नेतन्याहू थे, जिन्हें 1 गोली लगी थी और वे घायल हो गए थे। इजराइल वापस लौटते हुए विमान में ही उनकी मौत हो गई, जो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई थे। 4 जुलाई 1976 को खत्म हुए इस संकट की शुरुआत 27 जून को हुई थी। इजराइल की तेल अवीव से पेरिस जा रही एक फ्लाइट ने थोड़ी देर एथेंस में रुकने के बाद उड़ान भरी ही थी कि पिस्टल और ग्रेनेड लिए 4 यात्री उठे और विमान को पहले लीबिया के बेंगाजी और फिर युगांडा के एंतेबे हवाई अड्डे लेकर गए। बाद में पता चला कि वह पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन फॉर फिलिस्तीन के सदस्यों का काम था। युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन की सहानुभूति अपहरणकर्ताओं के साथ थी। यहाँ यहूदी बंधकों को अलग कर दिया गया। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने मांग की कि इजराइल, कीनिया और तत्कालीन पश्चिमी जर्मनी की जेलों में रह रहे 54 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए, नहीं तो वे बंधकों को एक-एक करके मारना शुरू कर देंगे। मामला पेचीदा था। इससे निपटने का रास्ता भी बहुत मुश्किल भरा था। एंतेबे और इजराइल के बीच की दूरी करीब 4000 किलोमीटर थी। बचाव मिशन के बारे में सोचना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन यात्रियों के संबंधियों ने तेल अवीव में प्रदर्शन शुरू कर दिए। बंधकों में तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री रॉबिन के रिश्तेदार भी थे, इसलिए सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। रास्ते 3 थे, हवाई, जलमार्ग और तीसरा कीनिया से होकर जमीन के रास्ते युगांडा में घुसना। आखिरकार पहले विकल्प पर सहमति बनी। इसके बाद 4 जुलाई को इजराइल के कुछ फैंटम जेट लड़ाकू विमानों के साथ 4 हरकुलिस विमान रवाना हुए। इनमें सेना के सबसे काबिल 200 सैनिक सवार थे। प्लान युगांडा के सैनिकों को यह आभास देने की थी कि इन विमानों में राष्ट्रपति अमीन विदेशी यात्रा से लौट रहे हैं। अमीन उन दिनों एक आयोजन में भाग लेने के लिए मॉरिशस गए हुए थे। बहुत नीची उड़ान भरते हुए इजरायली विमान मिस्र, सूडान और सऊदी अरब के रडारों को चकमा देने में कामयाब रहे। इजरायली सैनिकों ने युगांडा के सैनिकों की वर्दी पहनी हुई थी। एक तरफ का सफर 7 घंटे का था और लगातार उड़ना था, इसलिए हवा से हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी ले जाए गए थे। इससे पहले पूरी तैयारी हो चुकी थी। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के एजेंटों ने एंतेबे हाई एयरपोर्ट के बारे में हर जानकारी जुटा ली थी। यह भी दिलचस्प संयोग था कि हवाई अड्डे के जिस टर्मिनल में बंधक बनाया गया था, टर्मिनल में बंधकों को रखा गया था, उसे एक इजरायली कंपनी ने ही बनाया था। आपको बता दें कि एक रात में ही इजराइल की एक नकली टर्मिनल खड़ा किया गया, जिसमें कमांडो ने हमले का खूब पूर्वाभ्यास किया। इस बीच इजराइल की सरकार अपहरणकर्ताओं से बातचीत के संकेत देती रही ताकि कमांडो को हमले के पूरे अभ्यास के लिए समय मिल सके। इसके बाद वही हुआ जिसकी जिक्र वीडियो में पहले ही हुई थी। 4 जुलाई को इजरायली सैनिक बचाए गए 102 बंदूकों के साथ वापस तेल अवीव में थे। उनके वेलकम के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। पूरे मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री रॉबिन भी इस सैनिकों के सम्मान में एयरपोर्ट पर मौजूद थे।